हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं अपने एक नए ब्लॉग में। मैं नीतीश कुमार। आज बात करेंगे दोस्तों भारतीय संगीत के पुरातन दौर से लेके आज तक के अभी प्रेजेंट दिनों के सफ़र के बारे में। दोस्तों म्यूजिक की शुरुआत हुई थी बहुत ही पुराने टाइम में, राजा महाराजाओं के टाइम में, जिस टाइम पे दौर था, चलन था शास्त्रीय संगीत की, जिनमें एक मधुर मिठास होती थी, जिसमें प्रयोग किया जाता था क्लासिकल का जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हारमोनियम की, तबला की, सितार की, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। तो उस टाइम में राजा महाराजा लोग शौकीन थे संगीत के। उस टाइम के कुछ सिंगर्स हैं, महान संगीतकार हैं, जो मेरे पास एक लिस्ट है पूरी। पहला नाम है पंडित भीमसेन जोशी, जिनका बहुत सारा मैंने सुना भी है, जिनकी बहुत सारी रचनाएं मैंने सुनी है। पंडित भीमसेन जोशी जी हो गए, पंडित जसराज जी हो गए, तानसेन जी जो जिनके बारे में हमने सुना है कि गाना गा के वो अपने शास्त्रीय संगीत के द्वारा वो दीप प्रज्वलित कर देते थे, दीप जला देते थे, उनका मैंने ये सुना है। और भी कई सारी थे। महिला में थे गिरिजा देवी जी हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब, इनका भी मैंने सुन रखा है। लता मंगेशकर जी, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, वो तो पुराने ज़माने से लेकर आज के दौर तक सभी उनके शुभचिंतक हैं, सभी उनके फैंस हैं। उस टाइम तबला वादक होते थे, मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन साहब, और बांसुरी वादक हुआ करते थे हरिप्रसाद चौरसिया। आज की डेट में भी कोई अगर बांसुरी बजाता है तो कहते हैं अरे बारा तुम्हें हरिप्रसाद चौरसिया बनना है, तो वे हरिप्रसाद चौरसिया वही महान बांसुरी वादक थे। बहुत सारे राजाओं के यहाँ पे ये लोग बजाया करते थे। अभी भी आज के डेट में भी अगर आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऐसी, तो आज के डेट में भी अगर आप यूट्यूब पे खोजोगे जाकिर हुसैन साहब का तबला प्लेइंग का वीडियो आप देखिए, मंत्रमुग्ध हो जाइएगा एकदम। मतलब खो जाइएगा, पुराने ज़माने का जो रस होता था संगीत में एक, उसमें डूब जाइएगा। मैं सुनता हूँ, मैं बहुत इन चीज़ का शौकीन हूँ, मैं पुराने गानों का। उसके बाद दोस्तों दौर आया फिल्मी गानों का। जब बॉलीवुड का जिस टाइम पे हिंदी सिनेमा उद्योग का स्थापना ही हुआ था, जिस टाइम पे दादा साहब फाल्के जी जिन्होंने करी थी स्थापना, तो उस टाइम पे दोस्तों चलन हुआ। उस टाइम पे सिंगरों ने प्रसिद्धि जो पाई है उसमें थे मोहम्मद रफ़ी साहब, बहुत गाना सुना इनका हमने। किशोर कुमार जी हो गए, SP बाला सुब्रमण्यम साहब हो गए, RD बर्मन जी, जो उस टाइम पे पार्टी टाइप का जो म्यूजिक आज की डेट में जो बनते हैं, RD बर्मन जी जो महबूबा महबूबा इत्यादि जो गाने हैं वो हो गए। शोले फिल्म का जो फेमस गाना था महबूबा महबूबा। इसके बाद हो गए मधुबाला जी, जो मुगले आजम में जो नायिका भी थी और संगीत से भी उनका बहुत गहरा लगाव है। बहुत सारे गाने मैंने सुन रखे मधुबाला जी के। आशा भोसले जी। हमारे बिहार में आज की डेट में भी अगर शास्त्रीय संगीत के साथ साथ अगर पारंपरिक गीत जो होती है, शादी विवाह के जो गाने होते हैं, वो आशा भोसले जी की होते हैं। आशा भोसले जी हो गए, और शारदा सिन्हा जी हो गए, अपना अनुराधा पौडवाल जी हो गए। मैं बिहार से रहने वाला हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा तो खैर इनसे कुछ ज़्यादा ही लगाव है। छठ पूजा के गाने बिना इनके पूरे नहीं होते, बिना इनके गाने के। बहुत सारे गाने होते हैं जो सुन के गूज बम्स आते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पर रिएक्शन इन चीज़ों का। और उस टाइम पे अर्ली 90s में होते थे मुकेश जी, मन्ना डे, बप्पी लहरी साहब, ये भी पार्टी म्यूजिक टाइप का ही बनाते थे उस टाइम पे। आनंद बर्मन जी। उसके बाद दोस्तों दौर आया 90s से लेके 2010 के बीच तक का, जिसे हम एवरग्रीन एरिया बोलते हैं, एवरग्रीन एरा बोलते हैं, जो गाने कभी पुराने हो ही नहीं सकते हैं। फिल्मी गानों में नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जब उपयोग होने लगा, तो उस टाइम के सिंगर्स से दोस्तों कुमार सानू सुना ही होगा, इन सब का तो सबने सुना होगा। खैर बच्चे रहे होंगे उस टाइम पे, लेकिन सुना तो सबने ही होगा। उदित नारायण साहब, अलका याग्निक जी, फीमेल में बहुत ही बढ़िया सिंगर थी ये। सॉरी अभी भी हैं, लेकिन उस टाइम पे अब इनके गाने कम आते हैं। उस टाइम पे इनके गाने आते इसलिए मेरे मुंह से थी निकल गया। कविता कृष्णमूर्ति जी, अनुराधा पौडवाल जी का नाम मैंने लिया आपसे, साधना सरगम जी के बहुत गाने सुन रखे हैं मैंने, अभिजीत भट्टाचार्य, सोनू निगम खैर पुराने से लेके अब तक वो एवरग्रीन में भी स्पेशल बोल सकते हैं इनको। ये लेडीज आवाज़ में भी गा लेते हैं, किसी की मिमिक्री करनी हो वो कर लेते हैं। स्मार्ट हैंडसम है तो इन्होंने एक्टिंग भी किया है।
उसके बाद दोस्तों आया ये प्रेजेंट डेज, जब 2012 से लेके अब तक का, और आगे भी चलेगा इनका। अभी म्यूजिकल में इनका ही अच्छा खासा नाम है अभी। अरिजीत सिंह का काफ़ी शांत स्वभाव के गाने बनाते हैं, मतलब आप सुन के एकदम खो जाओगे इनके गानों में। ये लोग सेटिस्फाइंग म्यूजिक बनाते हैं जो सुन के मतलब कानों को जो प्यारा लगे। मोहित चौहान हो गए, श्रेया घोषाल जी, लता मंगेशकर के बाद मैं इनको सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, श्रेया घोषाल जी की आवाज़, क्योंकि ये क्लासिकल फैमिली से आती हैं। इनके पिताजी क्लासिकल सिंगर थे और ये उनके ट्रेनिंग में पली बढ़ी हैं, तो इनका आवाज़ बहुत ही प्यारा लगता है। आप सुन के देखो इनको। फिर पाकिस्तान से एक सिंगर थे आतिफ असलम जी, जिनको मैं अपने कॉलेज के दिनों में सुना करता था। अब तो खैर वापसी हो गई है इनकी, पाकिस्तान अपने मुल्क चले गए हैं ये, लेकिन इनका गाना भी बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत सारे गाने मैंने इनके आज भी सुनता हूँ मैं। अभी अरमान मलिक जी हैं, जुबिन नौटियाल जी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। इनके गाने भी बहुत अच्छे होते हैं। इन्होंने डिवोशनल सॉन्ग, भक्ति गानों में बहुत ही अच्छी पहचान है इनकी, बहुत ही अच्छी पकड़ है। भक्ति गाने बहुत अच्छे बनाते हैं ये। सुनिधि चौहान जी हो गए, लेडीज में ये भी सिंगर है, इनको भी मैं पसंद करता हूँ। दर्शन रावल जी हो गए। तो ये सब अभी आज के डेट में जो शास्त्रीय संगीत तो पूरी तरह से नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत वैसा फील देता है, अच्छा लगता है सुनने में इन लोगों को। शांत गाना होता है, कम बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही कम होता है इनका, कोई इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग नहीं होता है इनमें। गिटार वगैरह होता है नॉर्मल, और कीपैड वगैरह का ज़्यादा यूज नहीं होता। नॉर्मल जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है नॉर्मल, वो होती है, अच्छा लगता है सुनने में। उसके बाद दोस्तों भारतीय संगीत में दौर आया रैप म्यूजिक का। रैप म्यूजिक, पॉप म्यूजिक कह लो। पॉप म्यूजिक तो खैर पहले से ही था, हिमेश रेशमिया जी, कौन भूल सकता है इनको। कभी किसी पार्टी फंक्शन में डांस वाले गाने बजने हों, या आप लेबर फैक्ट्री वगैरह में देख लो, इनके ही गाने बजते थे, क्योंकि इनके गाने से एक जोश आता था अंदर से, काम करने का, थकावट नहीं होती थी इनके गानों से। इनके गानों में एनर्जी बहुत ज़्यादा भरी रहती थी, एनर्जी इनके गानों में। तो सुन के मतलब काम करते करते आदमी थिरकता था। हिमेश रेशमिया जी, तो उनका भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है उस टाइम पे अच्छे गाने बनाने में। और ये इन्होंने अपना हाथ आजमाया था एक्टिंग कैरियर में भी, लेकिन इनकी एक्टिंग लोगों को खासा पसंद नहीं आई। फिर भी ठीक ठाक है, किसी एक वजह से तो पॉइंट दे ही सकते कम से कम। फिर दौर आया दोस्तों रैप म्यूजिक का। तो जब मैं अर्ली कॉलेज के दिनों में था, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस टाइम पे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस टाइम पे दोस्तों यो यो हनी सिंह का नाम मैंने बड़ा कॉलेज में सुना। इनके गाने अच्छे भी लगते थे। नया था ये म्यूजिक हमारे लिए, हम लोग ने इस टाइप का म्यूजिक कभी सुना ही नहीं था इससे पहले, तो अच्छे लगते थे इनके गाने सुनने में। फिर दोस्तों इनके साथ ही जो काम करते थे रफ्तार, इनका एग्जैक्ट नेम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन स्टेज नेम है रफ्तार, बादशाह। फिर पंजाबी सिंगरों में गुरु रंधावा, मिक्का सिंह, और उसके बाद टोनी कक्कर, नेहा कक्कर जैसे कलाकार भी आ गए। खैर मैं कुछ बोलूँगा नहीं इनको, क्योंकि मैं ज़्यादा इन लोगों को सुनता नहीं, वैसे ही कहीं पर रील्स वगैरह में देख लिया, सुन लिया, या कहीं डीजे वीजे पे बज रहे हो तो सुन लिया। ज़्यादा इनके गानों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इन लोगों का दौर आया। उसके बाद दोस्तों सबसे जो भी प्रेजेंट में, जो भी लेटेस्ट में जो दौर आया है, वो म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बुरा दौर है। कुछ लोग मेरे से डिसएग्री हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी एग्री होंगे। कुछ नवयुवक लोग हैं जो उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन हम बात करने जो मेरा मेजर चिंता का विषय है वो मैं बताऊँगा आपको। पहले नाम ले लूँ उन सिंगरों का मैं। ये लोग मुंबई से, जो लोकल सिंगर है मुंबई के, नाम बहुत अच्छा खासा कमाया इन्होंने, क्योंकि इनके म्यूजिक का जो फ्लो होता है, जो लोगों को पसंद आ रही है, पार्टी म्यूजिक होती है, फ्लो होता है, बास वगैरह सब सही होता है इनका। और जो टोटल बोलने का जो इन लोगों का जो रैप का स्टाइल है, वो इन लोगों का होता है जो नॉर्मल डेली बोलचाल में आजकल के आजकल के जो लड़के होते हैं वो बोलना पसंद करते हैं। अब्यूजिव वर्ड होता है, गाली वाली होता है, लेकिन बोलना लोग पसंद करते हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो इन लोगों में है एमी वे बंटाई, एग्जैक्ट नेम पता नहीं है इनका, स्टेज नेम एमी वे बंटाई है। एक है एम सी स्टैन, जिन्होंने अभी चर्चा में काफ़ी आए थे। इन्होंने बिग बॉस जो सलमान खान होस्ट करते हैं जिस शो को, वो जीता था इन्होंने। एक है डिवाइन, ये भी मेरे ख्याल से मुंबई के ही हैं, बोहेमिया। तो ये लोग हैं अभी प्रेजेंट डेज में। तो ये दोस्तों इन लोगों में मतलब एक ऐसा दौर चला था
जब एक दूसरे से को नीचा दिखाने के चक्कर में इन लोगों ने ऑन स्क्रीन गाली बकना शुरू किया था। आप एक बार सर्च करके देख सकते हैं इनके गानों को, जो शुरू के गाने हैं। अभी मेरे ख्याल से सही हो गया होगा, मैंने तो सुना नहीं है इनके गानों को। लेकिन इन्होंने एक दूसरे को मतलब तू तुम में जो सामने नहीं थे, गानों के माध्यम से मतलब गाली में बीट डाल दिया, दे रहे हैं गाली और फ्लो में गाली दे रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में बीट डाल दिया। और ये चीज़ें नवयुवकों को पसंद आने लग गई। MC स्टैंड का आप गाना सुन लो, एमी बंटाई का शुरू का स्टार्टिंग का गाना सुन लो। खैर पसंद तो मुझे अभी भी नहीं है, पसंद मुझे तब भी नहीं था। मेरी नापसंद और पसंद से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मेरा पर्सनल चॉइस है। मैं किसे पसंद करूँ किसे नापसंद करूँ, मैं क्या खाना पसंद करता हूँ, क्या देखना पसंद करता हूँ, वो मेरे पर्सनल हॉबीज़ है, पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे क्या है कि आपके भी पसंद नापसंद की अपनी पर्सनल चॉइस है, आप किसी को भी पसंद कर सकते हैं, मेरे से डिसएग्री हो सकते हैं। लेकिन मेरा मेजर इशू ये है कि ये लोग हमारे जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, मतलब मेरे से भी जो छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चों छोड़ो, आप स्कूल के जो बच्चे होते हैं, 4वीं-5वीं क्लास के बच्चे, वो इनके गानों पे और माँ बहन की गालियाँ खुलेआम देते हैं, इनके गानों की कॉपी करते हैं। मैं देखता हूँ, मैं जब अपने ऑफिस जाता हूँ काम करने, तो रास्ते में देखता हूँ बच्चे इशारे करते रहते हैं, अजीब, पता नहीं ये कौन सा इशारा होता है, इन टाइप का इशारा करते हैं और नॉर्मल उसी फ्लो में बात करते हैं, उन्हीं गानों के कॉपी करते हैं। और प्लस में और क्या है कि लोग जैसे बिग बॉस का इन्होंने जीता, MC स्टैन ने जीता बिग बॉस को, तो उसमें बिग बॉस में पात्रता क्या रखी गई थी जीतने के लिए कि जिनके ज़्यादा बाहर से सपोर्ट मिलेगा, फैन फॉलोइंग जिनकी ज़्यादा होगी, उनको जिताया जाएगा। तो ये तो देखो कोई पात्रता हुई नहीं, ये तो लोग आजकल के लोग जिसे पसंद करेंगे, जिस चीज़ को पसंद करेंगे उसको सपोर्ट कर देंगे, सिंपल। और बच्चों का हाथ में आज के डेट में सबके पास मोबाइल है, सबके पास नहीं तो सब घर में तो मोबाइल है, कम से कम 2 मोबाइल मिनिमम सबके घर में है। तो बच्चे सारा दिन यही देखते हैं। अभी एक लड़के को मैंने बोलते हुए सुना कि मैं बस्ती का हस्ती ब्रो। मैंने बोला ये क्या है, मैंने पूछा उनसे, मुझे जिज्ञासा हुई पूछने की कि ये कोई गाना वाना आया है। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये छोट क्या चीज़ है ये? तो कह रहे भैया आपको पता नहीं है। मैंने पता नहीं है, बताओ। तो ये एक गाना है, मैं बस्ती का हस्ती ब्रो। तो मैंने बोला गाना है, कैसा गाना, सुनाओ ज़रा। तो उसने मुझे प्रॉपर सुनाया। लड़का है, मैं कभी वीडियो पे लाऊंगा उसे, मैं किसी दिन वीडियो पे लाऊंगा उसे, आप देखना। पूरी फ्लो में सेम उसकी कॉपी में गाता है लड़का, वो सेम टू सेम। मैं किसी दिन लाऊंगा। हिमांशु नाम है, छोटा सा बड़ा प्यारा बच्चा है। मतलब बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं। तो जब उसने मुझे सुनाया तो शुरू के लाइन में ही गाली बकना शुरू किया। मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, और मैं किसी का वीडियो यूट्यूब पे दिखा नहीं सकता हूँ अपने चैनल पे। मैं सिर्फ बताऊँगा आपको, आप चाहें तो सुन सकते हैं। वैसे अगर कोई इंटेलेक्चुअल हैं या कोई मेरे शुभचिंतक हैं जो जिनकी जो बुद्धि का जो स्तर है, बौद्धिक स्तर है, वो थोड़ा सा हाई है, वो प्लीज़ इन चीज़ों को मत सुने, इग्नोर करें। और अपने बच्चों पे भी ध्यान दें। ये नहीं कि आपके बच्चे अगर बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, ये रोड पे चलते हुए लड़के नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चे अगर बड़े स्कूल में पढ़ते तो वो भी इन संपर्क में आते ही आते हैं। और आप उनके लिए चाहे कितना भी कमाई कर लो, कितना भी संपत्ति इकट्ठा कर लो, कितना भी कुछ आप घर पे संस्कार देने की कोशिश करो, लेकिन ये चीज़ जरूर ध्यान रखो कि रास्ते पे उसके क्या हालचाल है, क्या हाल व्यवहार है, बातचीत करने का तरीका क्या है। क्योंकि मैंने देखे अच्छे अच्छे स्कूल के बच्चे स्कूल के बस से उतरते हैं और उसी एसेंट में बात करते हैं, उसी स्लैंग्स में बात करते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेन मेरा कहने का मोटिव यह है कि देखिए शुरू कहाँ से हुआ था बॉलीवुड म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक कहाँ से शुरू हुआ था। जिस टाइम पे सुनने में मतलब एक AK हंगल साहब हो गए, और थे म्यूजिक में KL सहगल साहब, AK हंगल में बोल गया, KL सहगल साहब इतना प्यारा गाना बजाते थे, इतना प्यारा गाना गाते थे वो। सुन के आज के दिल में भी, अगर आज के डेट में भी अगर आप हेडफोन लगा के सुन लो, लो वॉल्यूम पे, फुल वॉल्यूम पे नहीं, लो वॉल्यूम पे, तो अंदर से एक मतलब म्यूजिक सुनने का एक अनुभव प्राप्त होता है, अच्छा सा अनुभव प्राप्त होता है, मज़ा आता है सुनने में, अच्छा लगता है, आप यकीन मानो। और थोड़ा बहुत अगर आप रॉक्सी मूड में हो तो आप ये 90s का जो मैंने आपको बताया, आपको ये सोनू निगम जी हो गए, कुमार सानू जी हो गए, इनके गाने सुन लो। खैर मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ सुनने से, लेकिन ये सारी चीज़ें थी। और भी मैं इन चीज़ों के बारे में बता दूँ, जैसे MC स्टैन जी हैं, ये फेमस है महंगे महंगे ज्वेलरी, महंगे फैशन प्रोडक्ट्स पहनने का। इनके एक एक जूते 1.5 लाख 80-80 हज़ार रुपये का जूता होता है।
इनके एक एक कपड़े जो होते हैं 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख के होते हैं। इन्होंने गले में एक चेन पहन रखा है, 1.5 करोड़ का चैन है वो। इन्होंने ऑन स्क्रीन बोला है कि मेरा 1.5 करोड़ का चैन है। तो और शुरुआत बताते हैं गरीबी से हुई है। इनकी मम्मी भी पापा भी ऑन स्क्रीन आके बोल चुके कि हमारी शुरुआत गरीबी से हुई है। तो खैर मैं इन चीज़ों पे किसी को जज नहीं करूँगा, लेकिन मुझे दिक्कत इससे है कि अगर वो पहन के दिखाते हैं, 1.5 करोड़ का चेन पहन के दिखाते हैं या 80,000 के जूते पहन के, उनका एक फेमस डायलॉग भी है कि तेरा इस जूते की कीमत में तेरा घर चला जाएगा। और वाकई किसी गरीब आदमी का घर 80,000 रुपये में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। उनके महीने का खर्च 4-5 हज़ार रुपये होते हैं, सरकारी राशन से उनका घर चलता है। तो 80,000 रुपये तो बहुत बड़ी रकम हुई वाकई में, ये उनका कहना सही है कि इसमें घर चला जाएगा। और उनका जो 50% से ज़्यादा फैन फॉलोइंग जो है, जो सॉरी झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग ही हैं, तो उनका घर वाकई में 80,000 90,000 या पूरा आउटफिट में तो एक मिडिल क्लास का हमारा घर चला जाएगा पूरा आउटफिट में। उनके जितने उनके टोटल मेरे ख्याल से 2-2.5 करोड़ का है। तो इतनी मेरी हैसियत अभी नहीं है 2-2.5 करोड़ की, मैं बिजनेसमैन हूँ लेकिन इतनी हैसियत नहीं है मेरी, तो मेरा भी घर चला जाएगा अभी उसमें। तो ये कोई कहने की बात नहीं है। पहनना सही है, वो आइकन है, उन्होंने कमाया है, मेहनत से कमाया है, तो उनका पहनना सही है। लेकिन ये संदेश देना कि मैं इतने का पहनता हूँ, मेरा इतने का आउटफिट है, और रेगुलर बेस पे बताना, तो ये क्या है कि जो उनको फॉलो करते हैं, नवयुवक हो गए, छोटे बच्चे हो गए, ये उनको फॉलो करते हैं। तो ये लोग ओरिजिनल तो नहीं खरीद सकते सेम टू सेम, लेकिन दिखाने के चक्कर में उसकी फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी डुप्लीकेट ज़रूर पहनेंगे। और आप सोचो कि फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी सस्ती आती है, तो नहीं, यहाँ पे आप गलत हो। फर्स्ट कॉपी भी अगर आप कपड़ा लेने जाते हो, एडिडास का ओरिजिनल कपड़ा अगर 10,000 का है तो उसका फर्स्ट कॉपी कम से कम 2,000-3,000 का मिलेगा। और हम लोगों का सादा कपड़ा होता है। जैसे ये टी शर्ट मैंने 300 रुपये की पहन रखी, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, 300 रुपये की टी शर्ट है मेरी ये। मैंने नीचे एक पैंट पहन रखा है जीन्स, 600 रुपये की है। मेरे जो जूते हैं मैक्स टू मैक्स 1,000 रुपये के जूते हैं, नॉर्मल कैंपस का। मैं कंफर्टेबल हूँ इस टी शर्ट में, बहुत ज़्यादा कॉटन टी शर्ट है। इस टाइम पे गर्मी हल्की हल्की आ गई है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई स्वेटिंग नहीं, कुछ भी नहीं है। तो हमारा मुश्किल से मुश्किल पूरा आउटफिट, हमारा पूरे कपड़े जो भी हो गए, ज्वेलरी वगैरह तो आप देख ही सकते हो, मैं कोई शौकीन हूँ नहीं ऐसा। हाथ वगैरह कोई चीज़ में भी मैं कुछ ऐसा एसेसरीज पहनने का शौकीन नहीं हूँ। हाँ, फ़ोन वगैरह है तो ये तो बिजनेसमैन हो तो ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो ये हमें पहनना पड़ता है। तो ये लोग जो उनको कॉपी करने के चक्कर में, जॉर्डन के शू का कॉपी करने के चक्कर में, और जारा के कपड़े, एडिडास के कपड़े को कॉपी करने के चक्कर में, उनको ज्वेलरी कॉपी करने के चक्कर में ये लोग बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं। लाखों में नहीं तो हज़ारों में ज़रूर करते हैं, और उन हज़ारों पैसों का अपने घर में अच्छे कामों में यूज कर सकते हैं। आप देखोगे नॉर्मली रोड पे, बल्कि देखते हो आप भी, लेकिन नोटिस नहीं करते इन चीज़ों को। तो इम्प्रूवमेंट कीजिए। अगर किसी और के बच्चे को तो आप कुछ नहीं बोल सकते, अगर खासकर ऐसे बच्चों को जो इनको फॉलो करते उसको बोलोगे तो आप गाली सुनोगे, तो उनको तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपने घर पे आप ज़रूर ध्यान दे सकते हो। और जो बच्चा आपका सुनता हो सकता है आपके भतीजे हों, आपके खुद के बेटे भाई नहीं हो तो भतीजे हों, परिवार के बगल का कोई हो, तो आप उनको भी समझाना चाहो तो समझा सकते हो। अगर वो समझ पाएँ तो उनकी लाइफ सुधर जाएगी। इन चीज़ों में हकीकत मानो कुछ नहीं रखा है, क्योंकि गलत दिशा में तो मोटिवेट कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। म्यूजिक इंडस्ट्री में कोई सेंसर बोर्ड तो फिल्म में नहीं है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री में क्या ही होगा। एक टाइम था जब म्यूजिक को बैन कर दिया जाता था, अगर ऐसे गाने गाते थे तो म्यूजिक को बैन कर दिया जाता, लेकिन आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। सब चीज़ें चल रही हैं, और सोशल मीडिया का दौर में तो खैर सेंसर बोर्ड क्या ही करेगा, कितनी वीडियो को कट करेगा, कितनी वीडियो को वेरीफाई करेगा। जो यूट्यूब का जो मतलब ये लोग जितने भी मैंने रैपर लास्ट में मैंने आपको बताया हैं, MC10, MC स्क्वायर, डिवाइन, बोहेमिया, एमी बंटाई, ये लोग जो है नेजी, तो ये लोग जो है इंडिपेंडेंट है, म्यूजिक लेवल से हटके होते हैं। ये लोग अपना डायरेक्ट यूट्यूब चैनल है, अपना प्रोडक्शन हाउस बना लिया इन्होंने, रिकॉर्डिंग का सेटअप बना लिया। पैसे अगर पसंद करते हैं तो यूट्यूब से मोनेटाइज होकर अच्छा खासा पैसा आता है, तो इन्होंने बना लिया है वैसा अपना सेटअप, और डायरेक्ट ये लोग अपने लेवल से डालते हैं। तो सेंसर बोर्ड का कोई डर नहीं होता, और डायरेक्ट क्लाइंट सॉरी मैं कह रहा हूँ, मैं अपने प्रोफेशन को ले आया बीच में। डायरेक्ट ये जिनको टारगेट करना चाह रहे हैं, जिनको सुनाना चाह रहे हैं, उनकी रीच में है। हम जैसे लोग अगर आ जाता है वीडियो सामने तो डोंट रिकमेंड दिस चैनल डायरेक्ट करते हैं कि कोई वीडियो ऐसी ना आ जाए हमारे चैनल पे। किसी चीज़ को अगर लाइक नहीं करते, किसी चीज़ को अगर नहीं पसंद करते हैं, तो कुछ समय बाद यूट्यूब भी आपको रिकमेंड करना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप सर्च करते हो, व्यू करते हो उस चीज़ को,
तो यूट्यूब आपको रिकमेंड करेगा सेम चीज़। तो इनसे क्या है कि डायरेक्ट रीच है उनकी, जिनको वो टारगेट करना चाह रहे हों, और उनके लिए तो ये कमाई का जरिया है। लेकिन जो बच्चे सुन रहे हैं उनको, उनकी तो भविष्य ख़राब हो रही है, उनका फ्यूचर वेस्ट हो रहा है पढ़ाई लिखाई से। वो पहले डिमोटिवेटेड, आज के डेट में पढ़ाई लिखाई तो आपको पता ही है बच्चे कैसे कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भगवान भरोसे ही चल रहा है। सरकारें तमाम वादा करती है कि मैंने स्कूल ये करवा दिए, चाहे प्राइवेट स्कूल कुछ भी हो, लेकिन बच्चों में आजकल वो वाली भावना ही नहीं है कि पढ़ाई की, कि वो आगे जा सके, कुछ कर सके। कुछ कुछ बच्चे होते हैं, एक्सेप्शन में कह नहीं सकता। तो इन लोगों को बढ़ावा देते हैं, जैसे अभी एम सी एस 10 ने बिग बॉस जीता, इनको एक लोकमत संगीत का एक स्टेज है, उन्होंने इनको अवार्ड किया है। तो ऐसे लोग, और इनका आप गाना सुन के देखो, कोई लय नहीं, कोई सुर नहीं, बस बैकग्राउंड म्यूजिक, हैवी म्यूजिक होता है, जो हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक रिच गाने होते हैं ये। और इन्होंने नॉर्मल एक स्पीच दे रहे हैं, फ्लो में स्पीच दे रहे हैं, और ऑटो ट्यून होता है। आप सुन के देखो, फ्लो बढ़िया होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्लो बढ़िया नहीं होता है। मैंने चलते फिरते ऐसे गाने सुने हैं, डीजे वगैरह पे बजते रहते शादी समारोह में, बच्चे पसंद करते हैं इन चीज़ों को, और भी लोग पसंद करते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाना चाह रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपके बच्चे क्या सुन रहे हैं, यूट्यूब पे क्या देख रहे हैं। आपके फ़ोन पे, अगर आपके बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, जैसे मेरे घर में बस 2 फ़ोन है, मेरे पास और एक मेरी वाइफ के पास। और आजकल के बच्चे तो आपको पता ही है, मोबाइल के बिना रह नहीं सकते हैं। तो उनके मोबाइल में आप देखो, अगर आपके मोबाइल आपके बच्चे नहीं टच करते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो अपने वाइफ का फ़ोन या कोई सेकेंडरी फ़ोन, कोई और फ़ोन हो, तो आप वो देखो कि ब्राउजिंग हिस्ट्री में दिख क्या रहा है, क्या देख रहे हैं हमारे बच्चे, क्या कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया से। और कोशिश करो इन चीज़ों पर लगाम लग जाए, नहीं तो आप कितना भी संपत्ति इकट्ठा कर लो, कितना भी आप संस्कार देने की कोशिश करो, ये चीज़ें कभी काम नहीं आएगी। तो आज मैंने शुरू कहाँ से किया था, आउट ऑफ द वे हो गया मैं। शुरू मैंने किया था म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बात, हमारे हिस्ट्री क्या है इंडियन म्यूजिक की, क्या हिस्ट्री है हमारी, वो बात करने के लिए। लेकिन ये सारी बातें भी ज़रूरी ही थी, खैर अच्छी बातें मैंने बोली है। आप अगर एग्री नहीं करते, वो चीज़ अलग है, आप अपने विचार कमेंट में कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आप उस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने का दोबारा, किसी लाइव सेशन में हो, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हो। अगर कुछ आप कहना चाह रहे हो इस वीडियो में, आपको किस चीज़ से एग्री हैं आप और किस चीज़ से डिसएग्री हो, आप बोलना चाह रहे हो, तो आप बिल्कुल कमेंट में कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सपोर्ट करने के लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि रीच होगी तभी मैं अपना कुछ मोटिव जो है पहुंचा पाऊँगा लोगों तक। तो आज के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार।